हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, मैं सरिता पांडे, आपकी दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल RN एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट के प्रिपरेशन के लिए हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, बट इस समय हम लेके चल रहे हैं पॉलिटी डेली प्रैक्टिस। तो पॉलिटी में दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो न्यायपालिका। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, न्यायपालिका से हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि न्यायपालिका के चैप्टर से इंक्लूड थे, उसी से आने वाले कुछ क्वेश्चन थे। बट आज आप देख रहे हो स्क्रीन पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इट मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2012, तो 2012 में, 14 में, 16 में कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन बने हैं, ये आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर होगा और क्या किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू बस वही फैक्ट आ ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और उनका तरीका आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, डेली पॉलिटी प्रैक्टिस। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपका चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। ये तकरीबन हमारा 8वां चैप्टर है। अभी आपको 4 चैप्टर और मिलेंगे, तकरीबन सारे 12 चैप्टर हैं। 12 टॉपिक में आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से कवर हो जानी है। तो पूरी पॉलिटी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपकी पॉलिटी जो है मजबूत हो जाए। पॉलिटी से दोस्तों ना सिर्फ CTET में बल्कि सुपर टेट में भी आपके तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है पॉलिटी। तो आप अगर CTET कर चुके हो क्वालिफाई, तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो KVS हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वहाँ पर तैयारी अपनी ज़रूर कर सकते हैं उसके लिए भी। और अगर आपका CTET नहीं अभी निकला है तो आपके लिए ये चांस जो है बेहतर है, गोल्डन है। आप यहाँ पर ज़रूर तैयारी करें। पॉलिटी एक अपना जगह रखता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए और करिए उसको। जैसा कि मैंने बताया है, प्रैक्टिस सेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ज़रूर करें प्रैक्टिस सेट। अगर आप नहीं कर पाते तो हमारे साथ प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस करने का एक बन जाए आदत। बहुत ही ज़रूरी होता है समय के अंदर कर पाना। तो करिएगा जरूर प्रैक्टिस, और आप देखेंगे कि जब प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो देखेंगे CTET में 10 क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से। तो हर टॉपिक से तकरीबन 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हम किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं और हमें करना है, जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो सके और हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से पास कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11th, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है। क्या नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है? देखिए, ये CTET जनवरी 2012 का क्वेश्चन है और आपको पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ थे और सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। तो देखिए, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया, नागरिकों को यह अनुमति देता है। अब नागरिकों को कौन सा अधिकार है जिसमें कि अनुमति मिलती है, क्या कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उन्हें ऐसा जब लगे कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है उसमें भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत यही आता है कि आपको संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि यदि आपको यदि संतुष्टि नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 1 मिनट दोस्तों, मैं सेटिंग ब्रश। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सेकंड आंसर राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनहित याचिका PIL। तो जनहित याचिका द्वारा क्या आई है, जनहित याचिका में क्या आया है? क्या
न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है, या फिर सरकारी कामकाज में बाधा आई है, न्याय मिलने में बढ़त आया है, या न्याय मिलने में बाधा आया है। तो यहाँ पे जो न्यायपालिका से देखिए 2012 में काफ़ी क्वेश्चन बने थे और 2016 में भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे। तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को यहाँ क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों बने ज़रूर रहिएगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और तैयारी होती रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, जनहित याचिका द्वारा आई है, क्या आई है, सक्रिय न्याय मिलने में बढ़त और न्याय मिलने में बाधा। तो बताइए क्या होगा। देखिए न्याय मिलने में बढ़त आई है जनहित याचिका द्वारा, PIL जो है उसमें क्या किया गया है कि उसके द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है जनहित याचिका द्वारा। ठीक है, आपका यहाँ पे फैक्ट आंसर है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, न्याय मिलने में बढ़त है जनहित याचिका द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ फैक्ट बेस होते हैं दोस्तों, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप बने रहिए पेशेंस के साथ, समझते रहिए। देखिए 2-4 क्वेश्चन देख लेने से या फिर थोड़ा सा देख करके और अदर वीडियो पर चले जाना, इससे आप जिसे भी देखिए, जिसे भी फॉलो कीजिए, उसे पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो भटकाव होता है जो कि आप थोड़ा सा हमारे चैनल पे देखें, थोड़ा सा किसी और के चैनल पे देखें, थोड़ा सा आप एक टीचर के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। एज अ फ्रेंड समझिए आप हमें, या फिर किसी भी तरीके से जिसकी बातें आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ सके, जिसके क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये हैं। तो हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि हम टॉपिक को अच्छे से आपको बता सकें, जिसमें कि आप समझ सकें कि हाँ। और जो फैक्ट है उसमें कुछ बताना ही नहीं है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में आप बिल्कुल पाएंगे बेहतर तरीके से समझाने का हमारा प्रयास। तो देखिए, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो ऐसे कुछ लड्डू क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों, बिना पढ़े भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, और वैसे भी आप जान रहे हैं कि न्यायाधीश जो होते हैं, कोई भी जज जो होता है, वो सबूतों के आधार पर ही अपना जजमेंट क्लियर करता है। तो सबूतों के आधार पर थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे मुकदमे का जो निर्णय होता है वो सबूत के, प्रूफ के आधार पर ही होता है, बेस पर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, निम्नलिखित प्रावधान, कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जो कि एक जैसे हैं, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, और कोई होगा जो कि भिन्न होगा, मतलब डिफरेंट होगा। तो क्या डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। शक्तियों का पृथक्करण और एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप समझ पाए अच्छे से कि न्यायपालिका के संदर्भ में बात हो रही है, सिर्फ न्यायपालिका की, न्यायपालिका के संदर्भ में प्रावधानों से भिन्न को पहचानिए। देखिए पहला जो है न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात है, दूसरा है न्यायाधीशों का सेवा काल के बारे में बात है, और तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण, चौथा है न्यायाधीश के नियुक्ति के बाद हटाना बहुत कठिन है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ईजी वे में आप समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ किसी एक ही न्यायपालिका के किसी एक ही चीज़ पे के इर्द गिर्द जो है उसी के संबंध में है, लेकिन थर्ड जो है, थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। शक्तियों का पृथक्करण, तो उनकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण ये सबसे डिफरेंट है। बस इसी तरीके से बने रहिए, पेशेंस के साथ समझिए, और सीटेट में सच पूछिए दोस्तों ना, कुछ नहीं है। अगर आप अपने को अपनी मैच्योरिटी लेवल बना लेते हैं और प्रैक्टिस सेट करने की आदत डाल लेते हैं, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को आप पढ़ करके 2 बार पढ़ें और उसको समझ करके उसका आंसर अगर आप कर पाते हैं तो आप 100% क्लियर कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अपनी प्रैक्टिस बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। अच्छा सॉरी, ये हो चुका। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित D.K. बसु दिशा निर्देश। मैंने D.K. बसु का गाइडलाइन पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा, ध्यान से सुना होगा मुझे, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये पता होगा और आप ये आंसर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए D.K. बसु का गाइडलाइन क्या था, निम्नलिखित में से किसके बारे में है। उनका गाइडलाइन क्या था, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। एंड सेकेंड ऑप्शन है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। एंड थर्ड है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। एंड फोर्थ है स्कूलों में बच्चों के यौन अपराधों से बचाना।
तो देखिए डी के बसु का जो दिशा निर्देश है, उनका डी के बसु का दिशा दिशा निर्देश क्या है? गिरफ्तारी के समय जो होता है, गिरफ्तारी का ज्ञापन साथ होना चाहिए, गिरफ्तारी का दिनांक समय उसमें लिखा होता है, कम से कम एक साक्षी होना चाहिए, व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए जो गिरफ्तारी के परिवार का सदस्य भी हो सकता है, और ये जो ज्ञापन हो रहा होता है गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संबंधी गिरफ्तार किए गए स्थान से बाहर का हो तो उसे गिरफ्तारी की सूचना 8 से 12 घंटे के अंदर भी दी जानी चाहिए। ये डी के बसु का था। पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए आते हैं उन्हें साफ सुथरी वर्दी और अपने पद के नाम के टैग के साथ आनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, खास शर्त है इनका, ये डी के बसु का। तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने। देखिए गिरफ्तारी के बारे में ही डी के बसु का गाइडलाइन था, तो ये सारे गाइडलाइन मैंने बताया, उसमें से आपको यहाँ क्या मिल रहा है। सेकंड देखिए चुनाव क्षेत्र के बारे में, बिल्कुल इसे हटा दीजिए। आप राइट आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप इतना भी याद रखते हैं। डी के बसु का गाइडलाइन था किसी व्यक्ति के अरेस्टमेंट के बारे में, गिरफ्तारी के बारे में, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए, तो ये आप सेकेंड ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए कि ये तो होगा नहीं। थर्ड क्या है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के, ये भी बात डी के बसु ने नहीं कहा है। स्कूली बच्चों के बारे में भी बात नहीं हुई है। अगर कोई कुछ गाइडलाइन डी के बसु द्वारा दिया गया है तो वो है गिरफ्तारी के संबंध में, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोक रखने तथा उसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि मैंने अभी आपको रिकॉल कराया। सो फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक दीवानी यानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, प्लीज़ आप इसे माइंड में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन की फॉर्म जब भी नेगेटिव हो तो आप उसे अंडरलाइन या सर्कल जरूर कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आपका अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आपका गलत हो सकता है और बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है कि सिट एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया जो कि मुझे आता था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी गलती ना हो, ऐसा आगे ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, तो चलिए फटक से हमने एन नहीं पर सर्कल कर लिया, जो कि ये शो कर रहा है कि हमें नेगेटिव तरीके से देखना है। ज़मीन को बेचने से संबंधित विवाद करना, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना। अब यहाँ पूछा क्या है, दीवानी यानी सिविल कानून के दायरे में क्या नहीं आता, तो क्या क्या आता है, क्या आपको पता है? ये मैंने पिछले वीडियो में इसे भी बताया था। तो दोस्तों देखिए इसमें आ जाता है ज़मीन को बेचने से संबंधित विवाद, और बच्चों को रखने का दावा आ जाता है, तलाक का केस फाइल करना भी आ जाता है। अगर कुछ नहीं आता तो वो है दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना। ये आपका दीवानी मतलब सिविल का में नहीं आता है, दीवानी अदालत में के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। अगर क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से बने कि कौन कौन सा इसके कानून दीवानी सिविल कानून के दायरे में आता है, अगर नहीं लिखता है कौन कौन सा आता है, तो आप जानेंगे कि पहला, दूसरा और चौथा आता है, ठीक है, और तीसरा नहीं आता है। जब भी नहीं पूछे तो आपकी चौथा लगाएंगे, और जब भी क्या क्या आता है पूछता है तब आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को लगाएंगे। ठीक, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो है अध्याय 8 है, 8वां चैप्टर चल रहा है और न्यायपालिका से रिलेटेड ये 8वां चैप्टर है। आपके सारे 12 चैप्टर होंगे और 12 चैप्टर मैं आपको पूरी तरीके से कराऊंगी। अगर आप पॉलिटी पूरी वीडियोस देख लेते हैं, 12 चैप्टर हैं, तो इसमें कुल मिला करके देखेंगे तो 14 से 15 वीडियोस में सब क्लियर हो जाएगा। तो डेली पॉलिटी प्रैक्टिस के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन को प्रेस करें, हमारा वीडियोस रोज़ मिलता जाएगा। प्लस प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को एक साथ देखें, आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और जब पॉलिटी पे पकड़ मजबूत हो जाती है ना, तो आप 10 नंबर को रख लीजिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 10 नंबर आपको मिलने ही मिलने, चाहे वो सुपर टेट हो, KVS हो या कोई भी आने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, गलत कथन पूछा जा रहा है, तो हम इस पर
एक बार सर्कल जरूर कर लेंगे। गलत कथन, चलिए तो गलत पर सर्कल कर लेते हैं कि हमें गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना। ठीक, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, एंड थर्ड क्या है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों के सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों के बीच नहीं। एंड फोर्थ क्या है, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं रोक सकती। अब दोस्तों देखिए कितना बड़ा ये क्वेश्चन है, और सीटेट 2015 में आया है। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या कि इन क्वेश्चन को देने के बाद आपके ऑप्शन बनते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, या ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस तरीके से तैयार रहें, आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत लंबा है, इसको कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। क्वेश्चन की फॉर्म पूछी है गलत, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से अगर गलत देखा जाए तो आप न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ये आपका नेगेटिव फॉर्म में है, ये आपका गलत है। और बाकी सभी चीज़ें न्यायपालिका के संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। न्यायपालिका को क्या क्या अधिकार है, न्यायपालिका के अधिकारों की आप देखेंगे पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी, तो वहाँ से आप समझ पाएंगे। ठीक ना, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल ये भी हो जाएगा पहला, दूसरा और फोर्थ हो जाएगा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे आपका गलत पूछा गया है दोस्तों, ध्यान जरूर रखिएगा। गलत पूछा गया है इसलिए आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक पूछा गया था। हाँ, क्या गलत है पूछा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस में बात कही गई है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। चलेंगे इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून, देखिए जो दीवानी होता है वो सिविल कानून होता है, फौजदारी जो है ये दंड कानून कहा जाता है इसे। तो क्या इसके अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, कौन सा अधिकार नहीं दिया गया। अभी आपने पढ़ा सिविल जो कानूनी अदालत था उसमें क्या क्या दिया गया था, ये आपने देखा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, जैसा कि हमने बताया इसके 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पर एक कानूनी और एक दीवानी और एक फौजदारी। तो दीवानी के बारे में आपने देखा और ये फौजदारी के बारे में क्वेश्चन है। अधिकार नहीं दिया गया है, अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सो प्लीज़ नोट इसको अंडरलाइन सर्किल जरूर कीजिएगा। सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आप आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। एंड थर्ड ऑप्शन इज गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। एंड फोर्थ हो जाएगा गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। पूछा क्या गया है, कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। तो कौन कौन सा अधिकार दिया गया है दोस्तों बताएं, क्या आपको पता है कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। अगर आप जानते हैं कि कौन कौन सा अधिकार दिया गया है फौजदारी अदालत के अंतर्गत, तो आप कौन सा नहीं होगा ये ईजिली कर पाएंगे। देखिए गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार बिल्कुल है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये एक कॉमन सी बात है। आप अरेस्ट वारंट में होता है कि आप उसका एक अरेस्ट वारंट के साथ जाएं तो पता चलता है उसे देख करके कि हाँ हमने क्या किया है, क्या जुर्म है, किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो ठीक, ये जानने का अधिकार है बिल्कुल। और गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार भी आपको है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का भी अधिकार आपको है। अगर गलत कहा जाए कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अधिकार अभी नहीं दिया गया है कि आप इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे यूज़ कर सकें। एंड द
फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझिएगा इस बात को। बाकी सभी आपको दिए गए हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म पॉजिटिव में कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। और अगर नहीं पूछा गया है तो आपका पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 24 तक हमारे क्वेश्चन है, हम 19 में आ गए हैं। अब आपके पास 4 क्वेश्चन और है। देखिए, अब क्वेश्चन जो है आपको लेवल के मिल रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। पहले जो 2012, 13, 14 का था, उसमें फैक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन की फॉर्म को एक लेवल का बनाया जा रहा है। हाँ, तो आपको समझना और लेंदी बनाया जा रहा है, जो कि आप पढ़ करके समझ करके करते हो तो टाइम टेकन होता है, और टाइम को ही आपको मैनेज करना है। आती हुई चीज़ें स्टडी आपने की है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हो अपना सीटेट, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस बनाइए, घर पर करिए, करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में किसी भी तरह की गलती ना करें। देखिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों पे पहले और दूसरे पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और दूसरा आपको देखना है, एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको सही आंसर का, राइट आंसर का को चूज करना है। ठीक है, सितंबर 2015 का ही ये क्वेश्चन है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर देती है, रद्द कर सकती है। एंड सेकेंड है, कोई विधेयक कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला गलत, दूसरा सही, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, दोनों गलत या दोनों सही, या ये। तो यहाँ पे देखिए, आप इन दोनों चीज़ों को पहले देखिए, पहला और दूसरा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको क्या सही लग रहा है। यहाँ पे हाँ, सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा गया है। तो अगर सही उत्तर का चयन करना है तो दोस्तों देखिए, सही उत्तर का चयन करना है तो संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। ये बिल्कुल ही सही है। आप समझें अगर कि संसद द्वारा पारित किया गया है कोई कानून, संविधान सबसे बड़ा है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान में जो कुछ भी है, जो इंस्ट्रक्चर बना है संविधान का, उसी के अकॉर्डिंग आपको कानून बना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे एक्टिविटीज़ करने हैं। लेकिन अगर उस संविधान का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कोई विधेयक न्यायपालिका के पास किए गए कानून को नहीं बना सकती, तो दूसरा गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझें कि अगर पहला सही है तो ऑप्शन में कहाँ जाएं। पहले ऑप्शन में है पहला गलत और दूसरा सही, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में है पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, और तीसरे में पहला सही और दूसरा गलत। जी हाँ, आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में है आपका पहला सही। जैसा कि आप जान चुके हो, पहला सही है। किसी भी तरह से कानून, अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो ऐसे किसी भी कार्य को, ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका जो है रद्द कर सकती है, क्योंकि संविधान जो है, भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है और उसी के अकॉर्डिंग सारे एक्टिविटीज, सारे क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कि मैं किस तरीके से मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में 100 एबव मार्क्स, 107 नंबर, मैथ वीक रहते हुए भी इन्हीं 4 सब्जेक्ट पर मेहनत करके मैंने ले आया वो स्कोर। तो आप अगर उस वीडियो को देखें और उसको फॉलो करें तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बताऊँ उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से आप की प्रैक्टिस मजबूत होती है तो आप टाइम को मैनेज कर पाते हो और क्वेश्चन के फॉर्म को समझ पाते हो। तो दोस्तों हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। और मैं ये कहना चाहती थी कि आप जब भी वीडियो देखें, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पूरा देख लें, और फिर आप दूसरी बार थोड़ा 1 दिन के बाद या फिर दूसरी बार जब भी आप देखें 2-4 घंटे के बाद, तो उस पर मेरे मतलब देख करके उसे, ऐसे ही सुन के देख करके उसे ख़त्म ना करें, बल्कि उसे पॉज करके अपने से खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मेरा पर्पज़ है कि मेरे
तरीके को आप समझ करके बेहतर कर पाए, इसलिए मैं ये सब समझा रही हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। अगर आप करना चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, तो इस चीज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को टिक कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या आप सही कर पा रहे हो। अगर आप सही कर पा रहे हो तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड अगर आप सही नहीं कर पा रहे हो तो उसे नोट कीजिए कि आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है, इस टॉपिक पे पढ़ना है। बस दोस्तों इतना ही कहना था। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्वेश्चन और है, बने रहिएगा हमारे साथ। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए, क्या सही है। क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है, सितंबर 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की फॉर्म देखिए कितने लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। एंड सेकंड क्या है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें सही पूछा गया है, तो बिल्कुल दोस्तों आप जैसा समझ पा रहे होंगे दूसरा बिल्कुल सही लग रहा है। तो हम यहाँ पर किस क्वेश्चन में हैं, हमारा 20वां क्वेश्चन चल रहा है। 20वां क्वेश्चन में दोस्तों देखिए ऑप्शंस क्या हैं आपके। ऑप्शन है पहला गलत और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें लग रहा है कि दूसरा सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या है, पहला गलत और दूसरा सही। जी हाँ, पहला देखिए, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पे कि पहला गलत और दूसरा सही। जैसा कि हमने अभी बताया पढ़ते हुए कि आपको देखिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है ये, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि क्या कमी रह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। ये 2016 में बना हुआ सितंबर का क्वेश्चन है सीटेट का। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का मतलब क्या है। तो अपील की व्यवस्था का मतलब ऊपरी अदालतों के फैसले और निचली अदालतों को मानने होते हैं, क्या ये है। या दूसरा है देखिए, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उसे उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, बिल्कुल। और तीसरा क्या है, कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। एंड फोर्थ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ हमें पता चल रहा दिख रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत में दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो ऊपर की अदालत में अपने अपील कर सकता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट। समझ गए, कोई बात नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सितंबर 2016 का क्वेश्चन फौजदारी कानून के बारे में। आपको मैं फौजदारी कानून से लेकर कितने क्वेश्चन, अभी तक आपको 3-4 क्वेश्चन मिले, उसी से रिलेटेड आपका ये भी क्वेश्चन है जो कि आपका हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बताइएगा कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराना और FIR जो होता है, और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। एंड सेकेंड है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। उसके बाद आपका थर्ड है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय की याचिका दायर करनी होती है। एंड फोर्थ है, सबसे पहले न्यायालय के मामले में दर्ज कराया गया है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अब बताइए, पहले पुलिस के पास बाद में जाएंगे और पहले आप न्यायालय में चले जाएंगे। आप बहुत ही ईजी तरीके से कट कर सकते हो कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। अब बताइए, आप FIR पहले ही दर्ज कराई जाती है, ये भी आप जानते हैं, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ तो आपने कट कर दिया, नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा तीसरा। देखिए, फौजदारी कानून के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होता है प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है।
ये है। और दूसरा भी जस्ट इसी से मिलता जुलता है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, बिल्कुल जो ऊपर की लाइन इसमें है वही यहाँ पर भी है, लेकिन पूरी लाइन को पढ़िए, जल्दबाजी नहीं। सीटेट में पेशेंस की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, और बाकी कुछ है नहीं। इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष, देखिए अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिल गया एक पॉइंट, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। दोस्तों मैं आपको एक टैग वर्ड दे दूं, एक की पॉइंट दे दूं कि केवल जहां पर भी आ जाए, केवल, सिर्फ, नहीं, वही, सिर्फ मतलब मात्र यही, इस तरीके का क्वेश्चन जहां पे इंगित करे कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही किया जा रहा है सिर्फ, तो ये केवल, ये सब नकारात्मक में चला जाता है। लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है, तो पहला ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले एफआईआर रिपोर्ट जो होता है दर्ज होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। आप दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर राइट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक क्वेश्चन इसके बाद और है, लेकिन बिल्कुल अगर आप बने रहते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आप यहाँ से क्वेश्चन पाएंगे, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या फिर आपका केवीएस हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। एंड आपका हो जाएगा पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। और अगला हो जाएगा, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है, और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दिशा दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। क्या बताना था यहाँ, आपको बताना था कौन सा सही है। तो देखिए आपको कौन सा सही है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश, पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही किसी को सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश होता है कि किसी को भी गलत तरीके से टॉर्चर करने का या फिर गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। जो अक्सर आप एनकाउंटर का केस देखते होंगे, कर दिया जाता है लेकिन अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ, ये लोग दिखा देते हैं एनकाउंटर किया गया है, ऐसा केस बना दिया जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बट इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ही सही हो जाता है क्योंकि सही पूछा गया था। तो पॉजिटिव फॉर्म में आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है। जांच कर रहे हैं तो जांच की तरह जांच किया जाए। ठीक, आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप देखिए किस लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीटेट में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें, मजबूत करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही आएगा आप अगर तैयार रहोगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2000 सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। 2 कथन पर आपको ध्यान देना। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। एंड बी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो सही विकल्प इसमें आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आप समझिए इसे। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का मतलब क्या, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, तो नहीं, उच्च न्यायालय जो है राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते। जैसा कि मैंने न्यायपालिका का चैप्टर शुरू होते ही आप लोगों को बताया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1935 के अकॉर्डिंग स्थापित जो था संघीय न्यायालय का स्थान लिया था। संघीय न्यायालय का, न कि राज्य सरकार का। क्या है यहाँ पे, राज्य सरकारों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय का स्थान लिया गया था। ठीक है, तो ये पहला आपका गलत जाएगा। और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की
नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श नहीं किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी दोनों ही गलत हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास? ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही सेलेक्टेड, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा ज़रूर। अगर किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है तो सजेशन दीजिए कमेंट के थ्रू, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा क्या किया जा सकता है और बेहतर करने के लिए। और अगर बड़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं, जिस हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक पूरा नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे डेली पॉलिटी प्रैक्टिस को पढ़ करके अपनी पॉलिटी को मजबूत कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।